like the previous day. Okay, so now I'm sharing the screen. Just a minute. Is the screen properly visible? Yes, sir. And am I audible Yes. properly? And also I'm properly audible to you? Yes, sir. गुड वेरी सो तुम लोग का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट तुम लोगों का है उसमें एक चैप्टर है मार्केट मार्केट मॉर्फोलॉजी, जो कि मैं लूँगा। ठीक है, तो आज इसी से ही स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का कोई क्लास हुआ है तुम लोगों का? नहीं सर। नहीं सर। ओके, नहीं तो इकोनॉमिक्स कितना जन इकोनॉमिक्स का कोई नॉलेज है? तुम लोग को इकोनॉमिक्स के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं सर। कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़े हैं स्कूल लेवल पे? नो सर। नहीं सर, नहीं पढ़े। कोई? नो। ओके, वेरी गुड। सो एनी आइडिया? पढ़े तो नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स कोई भी आइडिया, कोई भी आइडिया है इकोनॉमिक्स क्या है? है कि नहीं, बोलो यस और नो। नो सर। No, very good. Okay, so it's not your fault, it because कॉमर्स इज अ दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत सारा ऐसा नए नए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो कि स्कूल लेवल पे या पे 10th स्टैंडर्ड से पहले तुम लोग ने नहीं पढ़े होंगे। और जब तुम 11 12 स्टैंडर्ड में आ जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तुम लोग पढ़ना चाहते हो, लेकिन स्कूल में अवेलेबल नहीं होने के कारण तुम लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन बीकॉम में हम पहले ही दिन बोल दिए थे कि ये ऐसा सब स्ट्रीम है जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज तुम लोग को होना चाहिए। और नॉलेज नहीं, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा ज्ञान उसमें तुम्हें रखना चाहिए। तो इसमें इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब जगह पे इकोनॉमिक्स लागू होता है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जिसका मेन मोटिव, और यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि मेन चीज इसका है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ये तो सब लोगों को पता है ना कि हम लोग का चाह बहुत ही लंबा चौड़ा है। हम लोग का कुछ पाने का लिस्ट बहुत लंबा है। अगर कुछ मिल जाए तो तुरंत दूसरे का डिमांड हम लोग में उत्पन्न हो जाता है। एम आई राइट? सही बोल रहे हैं ना? कि हम लोग जैसे ही कुछ चीज को पा लिया तो दूसरे किसी चीज के लिए हम लोग का इच्छा जग जाता है। राइट? तो इसलिए ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उन लोग का डिमांड, उन लोग का किसी चीज को पाने की मनसा को खत्म ही नहीं होता है। एक मिला तो दूसरे के लिए चाह रेडी रहता है। तो ये अनलिमिटेड वांट्स को पूरे करने के लिए रिसोर्स की जरूरत है। रिसोर्स मतलब संस्थान की जुगाड़ की जरूरत है। लेकिन वो चीज हम लोग कहाँ से लाएंगे? ये तो हम लोग का पृथ्वी इतना ही है। इससे अगर तुम को ये लगता है कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन हो, लेकिन तुम जो जगह पे रहते हो उस जगह पे 10 एकड़ जमीन नहीं है, तो तुम क्या ऐसे कर सकते हैं? हम लोग पृथ्वी में जमीन क्या अपने से बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने लैंड को अब हम लोगों को दिया है, ये हम लोग नहीं बना सकते। एम आई राइट? ये जो मिनरल्स, ये पेड़ पौधे सब कुछ लिमिटेड है, इसको हम लोग जितना मन मर्जी इस्तेमाल करेंगे तो आज जो परिस्थिति का सामना हम लोग कर रहे हैं ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, कोरोना कोरोना इज नॉट, कोरोना के साथ ये जो वेदर या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये जो इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, इसका भी ताल्लुकात है, इसका भी संपर्क है। ऐसा नहीं कि कोरोना सिर्फ एक डिजीज है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल रिलेशन भी है। तो ऐसे प्रॉब्लम का हम लोग सामना कर सकते हैं कि वुमेन वी आवर वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम लोग चाह रहे हैं बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है, तो कैसे हम लोग उसका डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं? तो यही इसी चीज के बारे में हम लोग ये इकोनॉमिक्स में
पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों का ट्रेड ऑफ हम लोग कर पाएंगे, कि कैसे ये लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ये अनलिमिटेड वांट्स को फिट बैठा सके। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। तो एक छोटा ज्ञान हो गया तुम लोग के इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है ऐसा सब्जेक्ट जो कि मनुष्य का अनलिमिटेड वांट्स, अनगिनत चाह को, लिमिटेड रिसोर्स मतलब कि जो कि हम लोग के पास जितना भी चीजें हैं उससे कैसे पूरा कर सके हम लोग, उसके लिए उसका ज्ञान हमको ये इकोनॉमिक्स से मिलेगा। ओके ओके, सो आज का टॉपिक है मार्केट। सो टेल मी, तुम लोग बोलो कि मार्केट क्या है? बाजार। देखो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है बाजार का, तो बाजार सब लोग गए, तो बाजार क्या है बोलो कोई अगर। हाँ हाँ हाँ, बोलो। जहाँ से हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं सर। जहाँ से हम लोग अपने जरूरत चीजों को खरीदते हैं, या और कहाँ कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। हाँ, मार्केट में से। लेकिन मार्केट में कौन बेचता, कौन है? दुकानदार। दुकानदार मतलब कि तुम जो डेफिनेट, और कोई कुछ बोल सकता है? जस्ट आई एम बिफोर सेइंग राइट और रॉन्ग, एनीवन, एनीथिंग? तुम्हारा नाम क्या है जो बोले हैं? साहिर। साहिर। तो साहिर के अलावा और कोई? सर एक बार क्वेश्चन बोलिए ना। मार्केट, मार्केट, ये जो मार्केट लिखा हुआ है ना, मार्केट क्या है हिंदी में, जिसको हम बाजार बोलते हैं? तो बाजार क्या है? ये हम सिंपल क्वेश्चन। सर जहाँ पे हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। अच्छा, और एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक चीज बोलो तो। ठीक है, तुम लोग सही फरमाया कि जहां पे हम लोग खरीदी कर सकते हैं। किसके पास से खरीदी करेंगे? कोई वहां पे बैठा हुआ है जो कि बेचने की मनसा से वहां पे बैठा हुआ है। अच्छा, ये एक तुम बोलो तो कि ये जो मार्केट है इसका भौतिक अवस्थान होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है? मतलब ये फिजिकली प्रेजेंट, मतलब कि बाजार एक जगह ही होना जरूरी है कि और भी कुछ हो सकते हैं? और भी कुछ हो सकता है सर। और भी मतलब? हाँ बोलो। और भी कुछ हो सकता है। और भी मतलब? ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग, गुड। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में नॉर्मली मार्केट तुम लोग ने जो बोला सही बोला, लेकिन इन इकोनॉमिक्स मार्केट मीन्स अ सिचुएशन, अ सर्कमस्टेंसेस, और यू कैन से एन एनवायरमेंट जहां पे बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर रहते हैं जो कि आपस में ट्रांजैक्ट करके माल को बेचते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इकोनॉमिक्स मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट with their products and services. It may a place or may not be a place. ठीक है, इसमें इसका ये जरूरी नहीं है कि वो कोई फिजिकल जगह हो। ठीक है, ये फिजिकल जगह हो ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे आसनसोल में मार्केट है ऐसा कोई? तुम लोग सब्जी खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो दुकान है ना, तो उसी को हम मार्केट बोलते हैं। लेकिन तुम लोग ऑनलाइन भी खरीदते हो, राइट? यस सर। राइट। अच्छा, ये सब क्या मार्केट है? कमोडिटी मार्केट, जहां पे हम लोग कमोडिटी चीजें खरीदते हैं, राइट? अच्छा, तुमने ये कभी सुना है कि लेबर लोगों का भी मार्केट है? हैव यू हर्ड द वर्ड लेबर मार्केट? नहीं सर। नहीं। अच्छा, तुमने ये कभी देखे हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोग जो कि मकान बनाने का काम करते, मिस्त्री लोग होते हैं ना, जो लोग, यस सर। वो लोग बैठा हुआ रहता है, ये कभी देखे हो
कि एक जगह पे बहुत सारा ऐसा आदमी अपना वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन वगैरह या फिर वो जो काम करने का जो औजार है वो सब लेके बैठा हुआ रहता है, देखे हो कभी? यस सर, यस सर। देखे हो एक जगह पे बहुत सारे लोग क्यों बैठे हुए रहते हैं वो लोग? एनी आइडिया? एनी आइडिया क्यों बैठे हुए रहते हैं वो लोग? वही बोल, कोशिश करो, डरने की कोई जरूरत नहीं, जब कोशिश करोगे तभी के पास सीखोगे। काम नहीं रहते सर। नहीं, काम नहीं रहते, नहीं, क्योंकि वो लोग वहां पे बैठे हुए रहते इस, अच्छा कोई बोलना चाहते, बोलो। सर काम ढूंढने के लिए कि उनको कोई काम काम मिल ढूंढने जाए। के लिए, एग्जैक्टली, काम ढूंढने के लिए। और भी अगर इसको और भी बारीकी से हम लोग समझेंगे तो वहां पे वो लोग बैठे रहते हैं और कंट्रैक्टर लोग जो होते हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं, वो लोग वहां पे आके उन लोगों को लेके जाते हैं अपने जिस जिस जगह पे काम हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो वो लोग वहां पे बैठे हुए रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कंट्रैक्टर, जो ठेकेदार हम लोग जिसको बोलते हैं, वो लोग आके उन लोगों को हायर करके लेके जाते हैं, लेके जाके काम में नियुक्त करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा लेबर मार्केट। देखो, आदमी भी बेचा जाता है यहाँ पे। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे कि दास प्रथाएं थे, दास प्रथाएं पढ़े हो ना हिस्ट्री में, जहाँ पे इंसान को भी खरीदा जाता था, इंसान को मार्केट होता था, जहाँ पे राजा लोग, महाराजा लोग, जो लोग थे, वो रोमन एम्पायर में भी हम लोग पढ़े हैं दास प्रथा के बारे में, इंडिया में भी हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि हम लोग का जो दास डायनेस्टी था, वो भी तो दास ही थे ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब दास ही थे, राइट? तो ऐसे प्रथाएं अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेबर मार्केट, यहाँ पे आदमी को खरीदा नहीं जाता, आदमी के श्रम को खरीदा जाता है, आदमी का श्रम को। इज दैट ओके? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। तो मार्केट मतलब कोई सिचुएशन हो सकता है कि कोई एक क्या बोले, वातावरण जहां पे ये बाइंग एंड सेलिंग चलता है। ठीक है, ये ऑनलाइन हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकते हैं, राइट? तो अभी इकोनॉमिक्स के जरिए, नजरिए से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ये 5 तरीके का है। पहला है क्या? परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली, देन डुओपोली। ठीक है, नाउ एक एक करके हम सिंपल बात बोलेंगे, उसके बाद हम एक एक को नजदीक से देखेंगे, गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसा एक मार्केट, कहीं पे भी तुम लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत बोलना। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा एक बाजार है या फिर ऐसा एक मार्केट है जहां पे तुम कोई भी चीज को एक ही दाम पे खरीद पाओगे। अगर तुमने सोचा कि एक दुकान पे गए, खरीदना चाहा, लेकिन तुमने देखा कि वो जो दुकानदार थे, वो दुकानदार तुमको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। Am I right? यस। हो सकता है ना कि तुम एक दुकान पे गए, दुकान पे जाके कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, तो तुम किसी दुकान पे, जैसे कि अभी आईफोन 13 लॉन्च हो चुका है इंडिया में, राइट? तो तुमने सोचा कि अभी दिवाली का मौसम है, तो चलो एक आईफोन 12 खरीद लेते हैं, राइट? लेकिन तुम एक आईफोन के स्टोर पे गए, वहां पे 2-3 आदमी पहले से ही था, लेकिन तुम गए, तुम देख रहे हो, तुम पूछ रहे हो, लेकिन वो जो आदमी, मतलब वो जो दुकानदार या फिर दुकान का जो स्टाफ है, वो तुमको ज्यादा नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तुमको नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तुमको ज्यादा दिखाने का मनसा नहीं है उनको, तो तुम क्या करोगे? बोलो बोलो, तुम खरीदने गए हो लेकिन तुमको वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तुमको उतना अटेंशन नहीं दे रहे, तो तुम क्या करोगे? बोलो, कोई एक जन बोलो। दूसरे दुकान चल जाएंगे सर, दूसरी दुकान में चल जाएंगे। दूसरे दुकान पे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाने में, तो हम लोग क्या। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो तो सही बात है कि तुमने उसमें गए लेकिन वो दिखाने के लिए तैयार नहीं था, तो तुम्हें बहुत लगा कि अरे क्या रे भाई, पैसा देके माल खरीदेंगे लेकिन वो दिखाने के लिए तैयारी नहीं है, छोड़ो चलो दूसरे दुकान पे जाते। लेकिन तुम दूसरे दुकान पे गए तो पहले बोलो इस दुकान पे क्यों गए थे? सर दोनों जगह का रेट एक ही रहेगा ना, तो एग्जैक्टली यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। तुम दूसरे दुकान पे इसीलिए जाओगे क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वही वाला प्रोडक्ट वहां पे सेम रेट पे ही अवेलेबल है। हो सकता है कि तुमने उसको बोला कि भाई तो 100-200 का डिस्काउंट कर दो, तो वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारा उसका प्राइस अभी क्या है, 79,900, आई थिंक 80,000 के करीब है आईफोन 13 इंडिया में। I think 128 GB या फिर 64 GB, I don't have much idea about that. 64 GB सर। हाँ हाँ, 64 GB, 64 GB। गुड, 64 GB एकदम लोअर लोअर वाला अमाउंट जो है एकदम। तो 64 GB का एक दुकान पे भाव है 80,000, दूसरे दुकान पे 80,000, तीसरे दुकान पे 80,000, चौथे दुकान पे भी 80,000। अगर तुम्हें डिस्काउंट बोला वो अलग बात है। तो इसका क्या मतलब है कि ये फोन का भाव जो भी जहां पे भी तुम जाते हो एक ही मिल रहा है। इज दैट ओके? दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन। दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसा मार्केट जहां पे चीजें एक ही रेट पे हर दुकान पे तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट, मान लो कि तुम एक ऐसे चीज खरीदने गए हो जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी दुकान पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देन व्हाट यू हैव टू डू? इफ द शॉपकीपर इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन यू, टेल मी। पहला ही सिचुएशन है, तुमने खरीदने गए, तुमको नहीं दिखा रहा है, तुमको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें वो चीज खरीदना है और वो चीज सिर्फ उसी के पास मिलता है, तब तुम क्या करोगे? सर वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमको वही चीज चाहिए, तो वेट तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली मतलब कि कभी कभार ऐसा भी चीज होते है कि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही जन बनाता है, ठीक है, और वो चीज तुम्हें खरीदना है, तो यू हैव टू वेट। एंड व्हाई ही इज नॉट गिविंग इन द इंटरेस्ट? बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज हिज वैल्यू। वो भाव खा रहा है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, अपना दर को बढ़ा रहा है। मोनोपोली, जैसे कि इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे, तुमको रेल में चढ़ना है, कहीं पे रेल का सफर करना है, तो तुम कहां पे जाओगे? वो इंडियन रेलवे के पास ही जाओगे ना, और तो कोई नहीं है जो रेल फैसिलिटीज तुमको देता है। नेक्स्ट, और एक चीज, रेल का जो इंजन बनता है वो जो लोग बनाते हैं उसके खरीदने वाला कौन है? वो इंडियन रेलवेज ही है, जो कि उसका रेल का जो भी चीजें, रेल ट्रेन रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो वही लोग खरीदेंगे। तुम खरीदोगे रेल का बॉगी? बोलो नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं? हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो जो जिसका उसमें इंटरेस्ट है वही खरीदेगा। तो जो रेल का बॉगी, रेल का इंस्ट्रूमेंट बेच रहा है, उसका वो मोनोपोली है, वो उसको उसी के पास से ही हमको लेना है। हम दूसरे किसी का नहीं मिलेगा जिसके पास से हम लोग वो ले सके। ओके, नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मीन ऐसा जहां पे मोनोपोली है कि एक ही आदमी के पास लेना हो, लेकिन ये एक आदमी जैसा दो तीन है, ठीक है। यहाँ पे मोनोपोली मतलब परफेक्ट मोनोपोली, जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ एक ही दुकान है जहां जहां पे वो चीज मिलता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो चीज दो एक तीन दुकान पे तुमको मिल जाएगा। मतलब कि ये मोनोपोली में थोड़ा बहुत कंपटीशन है, थोड़ा बहुत प्रतिद्वंदिता है। क्लियर? ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मतलब ऐसा एक जगह जहां पे बहुत सारा बायर हो गए, लेकिन सेलर दो तीन ही हो गए, 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है।
सेलर ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बायर है। जैसे मोनोपोली में क्या है, सिंगल बायर सिंगल सेलर, और कोई खरीदेगा नहीं कोई बेचेगा नहीं। लेकिन ओलिगोपोली पे थोड़ा बहुत सेलर है लेकिन बायर बहुत है, बहुत लोग उसको खरीदने के लिए आते हैं। लास्ट वाला है ड्यूओपोली। ड्यूओपोली मतलब जहां पे सिर्फ दो ही सेलर दो ही बायर। ठीक है, इज इट ओके? Yes. Yes, sir. नाउ आई मूव टू द परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, नाउ आई मूव टू द परफेक्ट कंपटीशन। एक एक करके हम लोग इसको समझें। देखो डेफिनेशन क्या है, बोलो कोई एक जन पढ़ो डेफिनेशन। रीड द डेफिनेशन, एनीवन? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एनीवन प्लीज रीड द डेफिनेशन। Nisha Banwal, please read the definition. Don't waste the time, please read. A perfectly competitive market is a one where there is an infinitely large number of buyer and seller dealing with a Homogeneous. product so that no buyer or sellers can influence the price through his one action. Through his own action. On action, sorry, sir. Please work on your English. Not I'm telling to you, for everyone. English को अच्छे से पढ़ो। तो क्या पढ़े? A perfectly competitive market is one where there is infinitely large number of buyers and sellers dealing with homogeneous product, so that no buyers and sellers can influence the price through his own action। मतलब कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, मतलब कि अनगिनत बायर सेलर्स मौजूद हैं, और डीलिंग किसमें कर रहे? होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब कि एक बायर सेलर का प्रोडक्ट और दूसरे सेलर के प्रोडक्ट में कोई भी अंतर नहीं है। राइट? जैसे कि हम पहली एग्जांपल क्या दिए, आईफोन 13। तुम दुकान ए पे गए, मान लो कि मुर्गा सोल में एक दुकान है और एक दुकान तुम्हारा आसनसोल में है। राइट? दोनों दुकान पे तुम्हें जो आईफोन 13 मिलेगा सेम प्रोडक्ट है, सेम फीचर, सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम। इज दैट राइट? दैट मीन्स द होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस एट ऑल इन दोज प्रोडक्ट्स। चीजें एकदम सेम टू सेम है। सो दैट नेक्स्ट, नो बायर्स एंड सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, मतलब कि कोई भी बायर, विक्रेता और क्रेता प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपने एक्शन से, अपने कार्य से प्राइस को तय नहीं कर सकते। ये प्राइस कहां से फिक्स्ड होगा? प्राइस फिक्स्ड होगा मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से। मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई मतलब जिस भाव पे कोई बेचना चाहते हैं और कोई खरीदना चाहते हैं, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, और दैट विल बी द प्राइस दैट इन दैट प्राइस वो प्रोडक्ट सेल होगा। राइट? ये जो 79,900 प्राइस फिक्स्ड होके आया है, राइट, आईफोन 13 का 64 GB का, वो कैसे तय हुआ बोलो? उसने क्या वो एप्पल कंपनी ने क्या ऐसे ही डाल दिए 79,900? क्या लगता है? नहीं सर, उसमें वैसा फीचर्स दिया रहेगा सर। नहीं, वो फीचर्स के बारे में हम बोल नहीं रहे। हम बोल रहे कि फीचर्स जो भी हो, 79,900 ही क्यों, 89,900 क्यों नहीं, 69,900 क्यों नहीं? डिमांड कैसे? मतलब वो प्राइस पे वो मार्केट सर्वे करके ये पता किए हैं कि वो प्राइस पे आम आदमी उसको खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, तभी जाके वो प्राइस लगा है ना 64 GB का
प्राइस पड़ा है 79,900। Am I right? Yes, Yes, sir. तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसा एक मार्केट है जहां पे बहुत सारा सेलर रहता है, बहुत सारा बायर होता है, और जो कि एक ही प्रोडक्ट को लेके डील करते हैं। ऐसे आईफोन 13 नहीं, बहुत सारा न्यूमरस थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बट दे आर आइडेंटिकल वन टू वन अनदर। ठीक है, हम आईफोन 13 के बारे में बोल रहे, हो सकता है कि सैमसंग A52 हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई और भी चीजें हो सकते हैं, कोई बिस्किट हो सकता है, कोई जैसे पेप्सी हो सकता है। तो पेप्सी तुम भारत के जिस कोने पे चले जाओ एक ही तो मिलेगा ना। एम आई राइट? yes, sir. तो मतलब तो वो अपने हिसाब से प्राइस तय नहीं कर सकते। लेकिन मोनोपोली में क्या है, मोनोपोली में मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी दिवाली आ रहा है, और दिवाली में बंगाल में कहा गया है कि नो क्रैकर्स, राइट? कोई भी पटाखे हम नहीं फोड़ सकते, हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिए हैं। लेकिन मान लो कि मेरे पास पटाखे हैं और तुम्हें खरीदना है, और किसी के पास तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास है, हमने तुमको चुपके से बोला कि अरे हाँ मेरे पास है, लेकिन रात 10 बजे के बाद आओ। ठीक है, रात 10 बजे के बाद चुपके से आना, लेके जाना, राइट? होता है ना ऐसा? Yes, sir. ऐसा होता है ना? तो Yes, sir. बोलो अब तुम क्या करोगे? अगर हम तुमको पटाखे फोड़ना ही है तो हम तुमको बोलेंगे कि एक पटाखे का 500। नाउ व्हाट डू हैव टू डू? इन दिवाली विदाउट क्रैकर्स दिवाली तो फीका लगता है, राइट? यस सर। हाँ, sir. हाँ, तो हम जो मर्जी पैसा चार्ज कर सकते हैं, तुम्हें वो तो लेना ही है, और सिर्फ Yes. मैं ही बेच रहा हूँ, मेरे पास ही सिर्फ है। सर आप जितना बोलेंगे उतना ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब कि मोनोपोली है, मेरे पास है, मोनोपोली है कि सिर्फ तुम दूसरे दुकान पे नहीं जा पाओगे, सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, ये दीज आर द फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस टेकर। वाई प्राइस टेकर? क्योंकि जो बायर सेलर है वो अपने से प्राइस को तय नहीं कर सकते। मार्केट में जो प्राइस तय होगा वही उन लोगों को लेना होगा। That's why a price taker, right? Yes, sir. टेकर मतलब प्राइस ग्रहीता, मतलब कि प्राइस, वही प्राइस तुमको क्या बोलेंगे उसको, मानना होगा। तुम्हें वही प्राइस को मान्यता देना होगा। तुम कोई अपना अगर प्राइस लगाओगे तो यू कैन बी थ्रोन आउट, तुमको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। कोई तुम्हारे पास नहीं खरीदने आएगा। अगर उल्टा, अगर तुम्हारे मन में आता, अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि आईफोन 13 का प्राइस सब जगह पे 79,900 है, लेकिन तुमने क्या किया कि चलो इसको 75,900 कर देते, कोई आएगा खरीदने? बोलो, Yes. Yes, sir. आएगा? आएगा sir. आएगा। क्यों आएगा? प्राइस सर आप प्राइस Price कम हुआ इसलिए। प्राइस कम हुआ, अच्छा। लेकिन सब जगह पे 79,900, सिर्फ एक ही दुकान पे नहीं आएगा, 75,900 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर सब समझेगा कि पता है अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसीलिए दाम कम होगा। हाँ, तो उसमें हम लोग के दिमाग में ऐसा चलेगा कि बायर्स साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, हो सकता है कुछ तो है, ये 4,000 कैसे कम हो गया? सब जगह पे 4,000 ज्यादा है और इसमें 4,000 कम, हो सकता है कि नकली है। ठीक है, तो इसलिए तुम उसको, मतलब कि ज्यादा तो नहीं चलेगा, लेकिन तुम अगर सोच रहे हो कि कम करके बेचेंगे तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट ही ऐसा है कि मार्केट ही तुमको बता रहा है कि यही प्राइस है, यू हैव टू परचेस इट इन इट। अगर तुम्हारा अफोर्डेबल हो तो लो, नहीं तो लो, जाओ यहाँ से। नहीं, तुमको अगर नहीं जच रहा है तो नहीं लो, कोई बात नहीं, जब भाव कम होगा तब लेंगे। क्योंकि आईफोन का तो भाव एक साल में बहुत कम हो जाता है, जैसे ही दूसरा मॉडल आ जाता है प्राइस बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, मतलब कि इस तरीके के मार्केट पे कोई भी कभी भी आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, कोई बैरियर्स नहीं है। ठीक है, मतलब कि तुम अगर सोच रहे हो कि अपना एक दुकान खोलेंगे, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, यू आर ऑलवेज वेलकम। सोच रहे कि नहीं अभी मन नहीं लगता, चलो निकालते और ये बिजनेस करके कोई फायदा नहीं, तुम निकल गए। ठीक है, कि कभी भी तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ऐसे सिचुएशन पे,
कभी भी अपना बिजनेस को बंद कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर तुम बिजनेस चालू करना चाहते हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस प्रीवेल इन द मार्केट। मार्केट पे जो प्राइस चल रहा है उसी में तुमको बेचना है और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचना है, राइट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये तुम लोग के दिमाग में आया कि नहीं आया मालूम नहीं। सैमसंग का फोन के कैमरास और आईफोन का फोन के कैमरास कौन बेहतर होता है? आईफोन। आईफोन सर। फिर भी हम बोल रहे हैं कि होमोजेनियस, क्यों? क्यों हम होमोजेनियस बोल रहे हैं? बोलो क्यों होमोजेनियस बोल रहे हैं? बोलो बोलो, होमोजेनियस मतलब एक तरीके का प्रोडक्ट, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ही उसमें अंतर बहुत ही कम है। अरे एक तो कैमरा का, लेकिन मेन पर्पस तो एक ही है ना, फोन करना, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, फोटो खींचना, ये सभी है ना। ओके, हाँ सर। सो इसीलिए फ्री एंट्री एग्जिट यहाँ पे अवेलेबल है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते। हाँ, बहुत अवश्य करेंगे अगर प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है, कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑकर हो जाता है, जैसे कोरोना आ गया या फिर फ्लड हो गया, सुनामी आ गया या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज और कोई अनप्रेसिडेंटेड अनफोर्सिन घटनाएं घट जाते हैं जो कि नहीं घटना चाहिए था, तो उसी सिचुएशन पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूर हो सकता है, लेकिन दैट्स अ इमरजेंसी केस। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन पे गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरवेंट नहीं करती। और परफेक्ट नॉलेज मतलब सभी को सबके बारे में परफेक्ट नॉलेज है, मतलब कि तुम कंपटीशन में तुम मतलब परफेक्ट कंपटीशन मतलब ये जो फीचर्स है इसके बारे में तुम इत्तला हो, तुमको इसके बारे में तुमको सब पता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचना है, प्राइस टेकर है, फ्री एंट्री एग्जिट है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर? क्लियर? यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। What do you mean by farm? Any idea of farm? Any idea of farm? Any idea of farm? सर। No. नो सर। Anyone? कोई भी बोलो ना, कोशिश तुम लोग नहीं करते हो, पहले ही बोल देते हो नो सर। फार्म सुने हो, ये वर्ड सुने हो पहले? हाँ सर। हाँ, क्या है? सर अकाउंटेंट। सर बिजनेस सर फर्म मतलब अकाउंट्स में भी सुने हैं। बोलो बोलो। कंपनी सर। एग्जैक्टली, कंपनी, कॉर्पोरेट हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, तो इकोनॉमिक्स में इस सबको फार्म बोला जाता है। सिंपल टर्म फार्म, ठीक है। सिंपल टर्म में हम लोग इसको फार्म कहते हैं। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब बात हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको फार्म कह लेंगे, ठीक है। देखो नीचे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ, सॉरी इसका टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फार्म। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फार्म मतलब ये जो कंपनियां प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो कंपनियां प्रोडक्ट को मार्केट पे बेच रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा एक पॉइंट जहां पे उन लोगों का रेवेन्यू और कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल होगा, मतलब कि उन लोगों का प्रॉफिट जीरो होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्यों जीरो होगा? क्योंकि वहां पे जाके उन लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लॉस कर रहे हैं या फिर हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं जितना भी खर्च उठा रहा हूं वो मैंने रिकवर कर रहा हूं, ठीक है। जितना भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं वो कॉस्ट हमने रिकवर कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक चीज को सेल करने के लिए, जैसे कि ये आईफोन 12 को, आईफोन 13 को बनाने के लिए मान लो 50,000 कॉस्ट पड़ा है, सब कुछ लेके 50,000 अगर उसका कॉस्टिंग है, तो तुम उसको 50,000 में बेच पा रहे हो कि नहीं?
ओके 50,000 में बेच पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे एक कंपनी या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मार्केट पे कौन लोग आते हैं, जो सेल करने के लिए आते हैं, इच्छा से आते हैं, तो सेल कौन करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होगा या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन और सिचुएशन वही होगा जहां पे फर्म अपना टोटल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं विद टोटल रेवेन्यू। देखो नीचे इसलिए लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल टू द इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके ये दो तरीके से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे कंपनियां अपना टोटल कॉस्ट को पूरी तरीके से रिकवर कर पा रहे हैं। ओके यस सर। कोई प्रॉब्लम है Yes, इसमें? सर No. एक बार और समझाइए ना। एक बार और, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। দরজাটা একটু বন্ধ করো না। अच्छा देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा एक जगह है जहां पे कंपनियां अपना चीजें को बनाने के लिए कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ना, कि ये जो आईफोन 13 बन के बाजार में आया तो वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बन गया ना, उसको बनाने का खर्च तो पड़ा है ना कंपनी को। आईफोन एप्पल को तो कुछ खर्च उठाना पड़ा है ना, कि कुछ चीजें बनाने के लिए तो उसको खर्च है, उसका रॉ मटेरियल, उसका लेबर, सब कुछ मिला के जो कॉस्ट पड़ा, तो वो मान लो 50,000 आया है, लेकिन वो उसको बेच रहा है 79,900 पे। इट्स अ एग्जाम्पल, ओके उतना प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 50,000 में उसको बेच रहा है 80,000 में, 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 50,000 वो उठा पा रहा है कि नहीं, ठीक है। दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे वो अपना 50,000 रिकवर कर पा रहे हैं। दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे वो अपना टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू का मतलब है उसको सेल करने के बाद जो पैसा अपने हाथ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। क्लियर? Yes, sir. कॉस्ट Yes, sir. मतलब खर्चा, प्रोडक्ट को बनाने Yes, का sir. खर्चा, और उसको बेचने के बाद जो पैसा अपने हाथ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जिस जगह पे एग्जैक्टली इक्वल हो रहे हैं, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो नेक्स्ट हम जा रहे हैं, दो अप्रोच हम यहाँ पे बताए हैं ना, कि टोटल रेवेन्यू अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। तो पहला हम जा रहे हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, प्रोड्यूस दैट आउटपुट वेयर प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। ओके तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि जहां पे प्रॉफिट हम लोग का मैक्सिमाइज होगा, वही हम लोग बनाए, वही हम लोग वही प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे कि जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, देखो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड फंक्शन, एंड टोटल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। देखो आर क्यू आर सी क्यू, आर क्यू मतलब क्या है, आर इज द रेवेन्यू और द प्राइस, और क्यू इज द क्वांटिटी। मान लो कि एक 80,000 इंटू 10 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो 80,000 इंटू 10 मीन्स 8 lakhs, और कॉस्ट उसका पर आता 50,000, तो 50,000 इंटू 10 5 lakhs, तो हाउ मच इज द प्रॉफिट, 3 lakhs, राइट। यस सर। अच्छा देखो नीचे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो दिया हुआ है, जो डेरिवेशन, वो हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक चीज देखो
कि यहाँ पे डी पाई बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 लिख के रखे हैं, ठीक है, ये वाला चीज, जस्ट अ मिनट, ये इसके बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो डी क्यू बाई डी पाई बाई डी क्यू इक्वल्स टू दिस कॉल्ड द कैलकुलस, इट्स इंपॉर्टेंट इन योर इकोनॉमिक्स। सो इसमें क्या बता रहे हैं, देखो ये फास्ट ऑर्डर कंडीशन है कि डी पाई बाई डी क्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम मानेंगे ना तो देखो ये हो जा रहा है कि एम आर इक्वल्स टू एम सी। एम आर इक्वल्स टू एम सी क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप ही हम एम आर बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट जो है उसका स्लोप, अगर कर्व का स्लोप को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। तो अगर ये दो सिचुएशन मैच करेंगे तो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। नॉर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन यही दो है, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वही प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे ना जो जहां पे हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे जहां पे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसके आगे हम नहीं जा पा रहे, तो इतना प्रोडक्ट तो हम लोग नहीं प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन इक्विलिब्रियम, ये देखो ये जो पिक्चर बना हुआ है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में ये तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को हम लोग इस एक्सेस में मेजर कर रहे हैं। तुम लोग ने ग्राफ पढ़े होंगे ना? यस सर। तो ग्राफ में एक्सेस होता था, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक माइनस वाई, एक माइनस एक्स, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो ये जो वाई एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस, ठीक है। तो एक एक्सेस पे हम लोग टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों को नाप रहे हैं और एक जगह पे क्वांटिटी को नाप रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग का जीरो ओरिजिन। टोटल रेवेन्यू देखो जीरो से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ चला गया है। ये टोटल रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन गया है ना, 45 डिग्री एंगल पे गया है कि नहीं, बोलो? यस सर। थोड़ा कठिन लग रहा है? हाँ सर। हाँ, क्योंकि तुम लोग को इसके बारे में पहले कोई नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स तुम लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन ये ग्राफ, ये डेरिवेशन, ये तुम्हें सीखना होगा। आई विल टेक वन क्लास ऑन दिस डेरिवेशन, ओके, क्योंकि डेरिवेशन तुम लोग को समझना है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं समझोगे तो इकोनॉमिक उतना गहराई में समझ नहीं पाओगे। प्लीज म्यूट, ठीक है। इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये डेरिवेशन का एक क्लास होना जरूरी है। आई विल टेक वन क्लास ऑन डेरिवेटिव्स, ओके। इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट फॉर इकोनॉमिक्स I will do it. You just listen and I will discuss the graph also in that class. Okay, you just listen here carefully. See, यहाँ पे हम लोग क्या नाप रहे हैं टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। तो देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ चला गया और जिसके लास्ट में टीआर लिखा हुआ है। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, मतलब कि ये लाइन जीरो से ऊपर गया है, मतलब कि जब तुम्हारा कोई भी सेल्स नहीं था तुमने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट नहीं किया, तब तुम्हारे पास रेवेन्यू कितना अर्न होगा, सेल कितना है तुम्हारा, बोलो? जीरो। यू हैव प्रोडक्ट्स बट यू हैवंट सेल इट येट। तुमने अभी तक इसको हैवंट सोल्ड अ सिंगल प्रोडक्ट इन द मार्केट, तुमने मार्केट पे एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचे हो, तो सेल्स से पैसा कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये पहले बोलो? जीरो। तो ये लाइन देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तुमने एक प्रोडक्ट बेचा, लाइन थोड़ा यहां पे आ चुका है, और थोड़ा बेचा, यहां पे आ गया है, और थोड़ा बेचा,
यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे करते करते तुम जैसे जैसे अपना सेल को इंक्रीज करते जा रहे हो, लाइन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. अच्छे से समझो, धीरे धीरे समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? तो दिस इज योर पॉइंट जीरो, जहां पे तुम्हारा रेवेन्यू जीरो था और धीरे धीरे तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देखो लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, Yes, sir. यस यहां पे देखो एक लहर की तरफ कर्व है। तो समुद्र की लहरें होते हैं ना, हम लोग उसको चित्र में जैसे दिखाते हैं, उस तरीके का देखो एक लाइन बना हुआ है। राइट? यस सर। लेकिन ये लाइन जीरो से नहीं, जीरो से थोड़ा बहुत ऊपर से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि ये जो वाई एक्सिस था तुम लोग के पुराना ज्ञान के हिसाब से, ये जो TCTR जो लाइन है, इसमें देखो जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। वाई? ये क्वेश्चन ही गलत है, वाई, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। राइट? यस सर। ये ऊपर से इसलिए स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? मतलब ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक वैल्यू लेके स्टार्ट हुआ है। ठीक है? ये कुछ वैल्यूज लेके स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके वैल्यू है ना। यस सर। तो ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट पे थोड़ा बहुत वैल्यू है, वाई थोड़ा बहुत वैल्यू है। तो मेन क्वेश्चन है कि ये जो जीरो वाला पॉइंट है, यहाँ पे तो काम स्टॉप था, यहाँ पे तुमने प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे थे, तुम सेल भी नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं था, सेल भी नहीं था, तो फिर तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट कैसे आया? प्रोडक्शन तो था नहीं, कुछ तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास रेवेन्यू नहीं था, तो तुम्हारे पास कॉस्ट भी तो जीरो होगा ना। तुमने जब सोचा, दिमाग में जब बात आया कि हम आईफोन 12 बनाएंगे, तब सोचने के बाद तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो इसलिए रेवेन्यू जीरो था। स्टार्टिंग पॉइंट रेवेन्यू का जीरो है, लेकिन कॉस्ट का यहाँ पे क्यों? कॉस्ट का यहाँ पे क्यों? बोलो। तुम लोग इसको अगर अच्छे से सोचोगे तो बोल पाओगे शायद। कितना जन है तुम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड से आए हो? वेस्ट बंगाल बोर्ड से कितना जन आए हो? आए हो, गुड। कॉस्टिंग पढ़े हो? कॉस्ट, टैक्स यस सर। सब्जेक्ट था? यस सर। अच्छा, कॉस्ट को कितने हिस्से में हम बांट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बोलो। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बोलो, बोलो, कोई बोलो। कॉस्ट पढ़े तो? अच्छा, कितना जन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी तो बिना एग्जाम के पास हुए हो, तो कितना जन 12 का पढ़ाई किए हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली बोलो। सर किए थे। अच्छा, किए थे। कितना किए थे? कितना किए थे बोलो। कुछ नहीं किए? किए थे सर। हाँ सर हम तो चाहते थे हाँ हाँ हाँ। सर हम तो चाहते थे एग्जाम हो। अच्छा, तुम लोग पूरा पढ़ाई किए। पूरा पढ़ाई किए थे, तो आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बोलो। लेबर सर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और और कुछ? एक्सपेंसेस। और कुछ बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता था। बिहेवियर के हिसाब से बोलो। द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, हाँ बोलो, हाँ नेचर बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, अच्छा, नेचर में कितना तरीके का कॉस्ट होता था? मटेरियल कॉस्ट, कमर्शियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। अच्छा, और कुछ? सर और याद नहीं आ रहा। और याद नहीं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सुने थे?
Yes, sir. क्या है फिक्स कॉस्ट? क्या है बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बोलो? तुमने तो पूरा पढ़ाई किए थे, एग्जाम देना चाहते थे, तो बोलो फिक्स कॉस्ट क्या है? हमने अभी Sir, मेंशन fixed भी कर दी। cost. हाँ बोलो, हिंदी में बोलो, बोलो बोलो बोलो। सर फिक्स कॉस्ट डिपेंड नहीं रहता है सर्विसेज और गुड्स पे, हाँ वेरी गुड, नेचर ऑफ सर्विसेज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अगर तुम बिना कोई कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत कॉस्ट देना पड़ रहा है, कॉस्ट उठाना पड़ रहा है, राइट? यस तो वो एक एग्जाम्पल बोलो, एग्जांपल। अगर याद है कुछ भी। सर जैसे रेंट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, रेंट। सर तो कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस। लिटिल बिट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया, रेंट। मान लो कि तुमने एक घर लेके रखे हैं, ठीक है, या फिर तुमने जहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बारे में सोचे हो, तो वो जगह तुमने किराए पे लेके रखे हो, तो तुम वहां पे एक भी माल प्रोड्यूस करो, फिर भी तुम्हें 5000 शायद उसका ये मान लीजिए सपोज उसका भाड़ा है, तो कुछ नहीं भी करोगे तो भी 5000 देना होगा, और बहुत कुछ करोगे तो भी 5000 देना होगा, राइट? तो इसलिए यहाँ पे जब प्रोडक्शन तुम्हारा जीरो है, तब भी तुम्हें 5000 रेंट के लिए देना पड़ रहा है। तो इसलिए तुम्हारा कॉस्ट कार्व जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब देखो जैसे जैसे टोटल कॉस्ट यहां से देखो चेंज होके यहाँ पे कट किया, ठीक है, टोटल कॉस्ट पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्रीज होके फिर ऊपर में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि तुम लोग को कुछ भी ज्ञान नहीं है इकोनॉमिक्स का, इसलिए ये इट्स बिट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारा और भी चीजें लागू होता है। जैसे प्रोडक्शन में एक ऐसा चीज है जहां पे, अच्छा पहले हम इसको बोल देते हैं, हम आई विल टेक वन क्लास सो दैट यू विल रिलेट दिस, आई विल से समथिंग इन दैट क्लास लाइक डेरिवेटिव एंड अदर थिंग्स। सो कॉस्ट जो है पैसे पहले यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है, तो देखो टोटल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे था और कॉस्ट कर्व यहाँ पे, इसको कट कर दिया तो यहाँ पे देखो एक डॉटेड लाइन आया, और यहाँ पे जाके देखो Q0 हम लोग लिखे हैं, तो मतलब कि इतना तुम्हारा क्वांटिटी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू कर्व को टच किए या फिर क्रॉस किए, इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है, राइट? लेकिन तुम्हारा टोटल कॉस्ट देखो फिर भी बढ़ रहा है, सॉरी मैं घट रहा है, घटते घटते देखो नीचे गया, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऊपर चला गया। लेकिन ये एक जगह है जहां पे अगर इस कर्व में हम लोग एक स्पर्शक टेंजेंट लाइन होता है ना, अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये वाला लाइन देखो ये टीएल लाइन से पैरेलल हो जाता है। इज इट ओके? ये बोलो, हम जो बोले ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। नहीं सर। नहीं, देखो यहाँ पे जैसे टोटल कॉस्ट जा रहा है ना ऊपर में, टोटल कॉस्ट लाइन को देखो, ये जो लहर की तरह लाइन है जहां पे रेड रेड मार्क घूम रहा है, यस सर। ये लाइन है टोटल कॉस्ट का, और नीचे देखो एक स्ट्रेट लाइन है टोटल रेवेन्यू का। बाकी का छोड़ो, सिर्फ यहां तक देखो, सिर्फ यहां तक देखो और कुछ नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट ऊपर में, टोटल रेवेन्यू नीचे। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? एनी आइडिया? नो। टोटल कॉस्ट ऊपर, टोटल रेवेन्यू नीचे, मतलब लॉस हो रहा है तुम्हारा। तुमने जितना खर्च किए थे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उतना तुम उसको बेच के नहीं प्रॉफिट कमा सकते हो। इज इट राइट? यस सर। यस सर। राइट? सही बात बोले कि नहीं बोलो? यस सर। हम समझ रहे, इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज
दो तीन चीजें हैं, सिंपल बात बोल रहे हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। यू यू हैव टू अकस्टम्ड विद द एडुकेशन अगेन, क्योंकि एक साल बहुत गया है कि जिसमें तुम लोग पढ़ाई किए हो लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, तुम लोग को भी डिस्टॉर्शन हुआ, तुम लोग को भी बहुत सारा मानसिक तनाव, ये होगा कि नहीं होगा, ये सब झेलना पड़ा, राइट। तो ये सब के गया, तो इस साल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो अपने को ढालने के लिए एडुकेशन के में। तो हम सिंपल तरीके से बोल रहे हैं कि ये जो लहर जैसा कार्व है, ये पहले देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन मतलब टोटल रेवेन्यू है उसके ऊपर में है, इसके ऊपर में क्या इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा रेवेन्यू कम कॉस्ट ज्यादा। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, कि रेवेन्यू कम मतलब कि तुम्हारा इनकम कम लेकिन खर्च ज्यादा, मतलब लॉस। यस सर। वेरी गुड। यहाँ पे एक पॉइंट हुआ जहां पे तुम रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच कर सके, लेकिन नॉट मैचिंग। यहां से स्टार्ट हुआ लॉस को मिनिमाइज करना, मतलब कि यहां तक लॉस बहुत ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा एक जगह पे पहुंचे कि हाँ ठीक है चलो ये आउटपुट आता है जहां पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन ये भी लॉस सिचुएशन है। देखो इसलिए देखो यहाँ पे नीचे देखो एक पहाड़ की तरह लाइन है ना, ये वाला कर्व है, ये देखो नीचे, ये एक्चुअली प्रॉफिट का लाइन है, ठीक है। देखो ये देखो, ये एक्सेस से नीचे है, नीचे वाला एक्सेस हम लोग को पता है ना नेगेटिव, नीचे वाला एक्सेस नेगेटिव होता है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये नेगेटिव में घूम रहा था, तो ये जाके यहाँ पे जीरो पे पहुंचा, मतलब कि प्रॉफिट जीरो है अभी, ठीक है। अभी प्रॉफिट जीरो, प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो ऊपर में जा रहा है, प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉस्ट कम हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ये जगह पे जाके देखो प्रॉफिट एकदम पीक पे पहुंच गया, जैसे पहाड़ का पीक होता है माउंटेन का, फिर गिरना स्टार्ट हुआ, तो मतलब यहां से फिर से कॉस्ट ऊपर जाने का रास्ता पकड़ लिया और रेवेन्यू के ऊपर फिर से चला गया, ठीक है। यहां पे जाके चेंज हो गया इसका स्टाइल, कर्वेचर चेंज होके फिर से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। तो देखो उस जगह, उस लाइन, ये पॉइंट के बाद देखो प्रॉफिट का जो लाइन है वो गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और दिस इज द Q star or this is the output level where the firm can reach the equilibrium point or you can say the point where profit is maximized। देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो पहाड़, अगर इसको पहाड़ मानेंगे ना हम इस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो इट इज अ पिक, माउंटेन का पिक है, तो पिक तो सबसे ऊंचा जगह है, तो यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। एंड ये पॉइंट में देखो तो ये जगह है, इस जगह से अगर हम एक लाइन खींचेंगे देखो क्यू स्टार आ रहा है, तो दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे कंपनी अपना प्रोडक्शन जारी रखेगा। इज इट ओके? थोड़ा बहुत तो समझ में आया है ना? ओके, आई विल स्टॉप हियर, हम यहीं पे आज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। I'm not extending much because otherwise you will feel puzzled. I'm stop sharing just a minute. Thank you, sir. तो थोड़ा बहुत समझ में आया? I will give you the video link to you so you can learn after the class. Okay. So thank you. Thank you, sir. Thank you.